हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। कुछ टाइप्स हैं वेक्टर्स के जिनका आगे भी हम यूज करेंगे और इन पे क्वेश्चंस भी बने हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इनमें से सबसे पहला जो है वो है जीरो वेक्टर। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से है जीरो वेक्टर, ठीक, जीरो वेक्टर। चलिए, जीरो वेक्टर की अगर मैं बात बोलूं, किसी भी वेक्टर को जीरो वेक्टर कब बोलते हैं, बस सिंपल सा देखिए। वेक्टर्स की अगर जैसा हमने सीखा कि वेक्टर्स के लिए जैसे लाइन सेगमेंट में लेके मैंने आपको बताया था कि इनिशियल पॉइंट होता है और टर्मिनल पॉइंट होता है। अब ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब अगर ये ए से ही स्टार्ट हो और ए पे ही फिनिश हो जाए, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। बिल्कुल लॉजिक से समझिए। अगर कोई वेक्टर है तो इसको हम लोग ए बी वेक्टर मान लीजिए ऐसे लिखते थे। तो इसमें इनिशियल पॉइंट ए होता था, टर्मिनल पॉइंट बी, डायरेक्शन कुछ होती थी। अब अगर डायरेक्शन क्या होती थी, ए से बी की तरफ। अब अगर ऐसा वेक्टर मैं लूं जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जो है ना सेम हो जाए, मतलब ऐसे वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए ना, ऐसे ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पे ही फिनिश हो जा रहा है, ऐसा समझिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे वेक्टर जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए बी है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, कुछ मैग्नीट्यूड होगा इसका। लेकिन अब अगर वेक्टर उसी पॉइंट से स्टार्ट हो, उसी पॉइंट पे फिनिश हो जाए, तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, जैसे ऐसे मैं बोलूं तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा ना, इसका मैग्नीट्यूड कुछ होगा ही नहीं। तो ऐसे ही वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। पहली चीज कि ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए, मतलब मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। पहली चीज। दूसरी चीज, एक जनरल वेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन होती है ना, जैसे ए से बी की तरफ। लेकिन अगर कोई वेक्टर जिस पॉइंट से स्टार्ट हो उसी पॉइंट पे फिनिश हो जाए, तो इसकी कोई डेफिनिट, फिर से मैं लैंग्वेज पे बहुत ध्यान दीजिएगा, कोई डेफिनिट डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे आप ये नहीं बोल पाएंगे कि ए से बी की तरफ ना, तो कोई डेफिनिट डायरेक्शन नहीं होता। इन अदर वर्ड्स, कोई डेफिनिट डायरेक्शन नहीं मतलब कि इसको मैं कोई भी डायरेक्शन असाइन कर सकता हूं। समझ में आ गया? तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर्स। क्लियर हुआ? तो चलिए अब मैं इन्हीं चीजों को जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको सिंपली आपको कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको एक बार लिख देता हूं। क्या डिफिनीशन क्या होगा, अ वेक्टर whose initial, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, whose initial and terminal points coincide ना। तो क्या हो जाएगा, जहां से वो स्टार्ट हो रहा है वहीं पे फिनिश हो जाए, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। इसी के आगे कंटिन्यू कर देते हैं। अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर। सिंपल सी बात है, अ जीरो वेक्टर। ठीक, तो अब जीरो वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था ना, क्या होगा, जीरो होगा। इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर, ठीक है ना। एंड नोटेशन क्या होगा, चलिए नोटेशन भी लिख देते हैं। जीरो वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो क्या होता है, जीरो होता है। पहली चीज, वो लिख नहीं रहा हूं, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। जीरो वेक्टर लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होता है। इसका कोई भी डेफिनिट डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। और जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, वेक्टर ए मतलब इनिशियल और फाइनल मतलब टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाते हैं ना, कोइंसाइड मतलब क्या, सेम हो जाते हैं। तो जैसे ये पॉइंट से स्टार्ट हो इसी पे खत्म हो जाए, ऐसे ही समझिए। तो इसका कोई तो डेफिनिट डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है।
क्लियर हो पाया? प्लीज बोलिएगा। तो चलिए, ये एक वेक्टर का टाइप मैंने बताया, जीरो वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, जैसे वेक्टर ए ए फिर या फिर वेक्टर बी बी। दूसरा चीज कि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है और इसकी कोई भी डेफिनिट डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है ना। तो चलिए अब आते हैं सेकेंड। सेकेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर, ये बार बार यूज होता है। सो क्या? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब ध्यान दीजिए, ऐसा वेक्टर मान लीजिए जैसे मैं ए बी बार लिखूं, ये वेक्टर है, अगर इसका मैग्नीट्यूड जो है ना 1 हो जाए तो ऐसे ही वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। सिंपल सा जो डिफिनीशन है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया? चलिए, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे एक वेक्टर मैं ले लेता हूं आर बार फॉर एग्जांपल। तो ये मैंने ले लिया 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप फॉर एग्जांपल। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अब मैग्नीट्यूड देखना है आपको तो देख लीजिए, क्या होता था स्क्वायर रूट में, इसका स्क्वायर मतलब 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो क्या हो जाएगा? √3/3 मतलब 1। तो ये क्या हो गया? एक यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। तो ये वेक्टर क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन सिंपली क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो क्या हो जाए? यूनिटी, मतलब 1 हो जाए, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। ठीक है ना। ये सिंपल सा डिफिनीशन है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? चलिए मैं इसको लिखता हूं। a vector whose magnitude is unity ना, is unity मतलब 1 ना, magnitude is unity is called a unit vector, अब ये वेक्टर होता है फ्रेंड्स, मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड तो 1 होगा लेकिन इसका डायरेक्शन जरूर आएगा। ठीक है ना, इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। क्लियर, समझ में आया? सो यूनिट वेक्टर, सिंपल सा डिफिनीशन, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो? यूनिटी हो। अब कोई वेक्टर अगर मान लीजिए जैसे आप ये वेक्टर कोई है मेरा, मान लीजिए वेक्टर ए बार, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो इसके डायरेक्शन में ना, तो मान लीजिए इतना 1 यूनिट है, तो यूनिट वेक्टर इस वेक्टर के अलोंग जो होगा उसका नोटेशन क्या होता है? ऐसे ए कैप, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक है ना, ए कैप। तो चलिए इसको भी मैं लिख देता हूं, यूनिट वेक्टर, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिख देता हूं, यूनिट वेक्टर along the vector मान लीजिए ए बार, ठीक है ना, is denoted by क्या? ए कैप, ऐसे लिखते हैं ए कैप मतलब ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है इस वेक्टर के अलोंग। और यहां पे आप ध्यान दीजिए, एंड यहाँ पे एक फार्मूला होता है, आगे हम करते बट यहीं पे मैं बता देता हूं। कोई भी वेक्टर ए वेक्टर दिया ना, तो उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाता है? यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो ये फार्मूला भी मैं यहीं पे लिख दिया। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एक एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैं बोलूं फाइंड यूनिट वेक्टर, पहली चीज की यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन पूछे, बस इतना ही आप लिखेंगे। ये फर्दर थोड़ा सा एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया। तो फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग मान लीजिए एक सिंपल सा वेक्टर मैं लेता हूं, अलोंग अ वेक्टर आर बार को मैं ऐसे लिख दिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे लिखते हैं वेक्टर्स। तो इस वेक्टर के अलोंग
आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। या थोड़ा सा मैं इसको आसान कर दूं, थोड़ा सा आसान कर देता हूं ना, बस सिंपली मैं ये लिख देता हूं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मान लीजिए इसके अलॉन्ग मुझे निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर ये मेरा वेक्टर आर लिखूंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, क्योंकि जब भी हम आर लिखते थे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखते हैं। मान लीजिए मेरा वेक्टर ए बार है ना, चलिए ये वेक्टर मेरा क्या हो जाता है ए बार, ये मेरा वेक्टर है। तो इसके अलॉन्ग फाइंड यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दिस, तो क्या करेंगे, जो फार्मूला अभी मैंने बताया कि कोई भी वेक्टर देगा ना, उसके अलॉन्ग अगर पूछेगा तो आप ए कैप, फार्मूला आपके सामने है, वो वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए तो वेक्टर तो मेरा ऊपर लिखा हुआ ही है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का कैसे निकालते थे, ध्यान दीजिए। अब जैसे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो स्क्वायर रूट में आई कैप का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1, तो उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा √3। तो आप क्या करेंगे, √3 से डिवाइड कर दीजिए, तो अल्टीमेट ये मेरा आ गया। अगर ऐसे प्रॉपर तरीके से लिखना चाहते हैं तो 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ठीक है ना, ये जे है, ये मेरा यूनिट वेक्टर आ गया इस वेक्टर के अलॉन्ग। अब आप बोलेंगे कि सर इसको वेरीफाई कर लें, बिल्कुल वेरीफाई कर लीजिए। इसको मैं इरेज करता हूं, बिल्कुल वेरीफाई करें। अगर यूनिट वेक्टर निकालना है आपको तो आपने निकाला फार्मूले से, अब आप ये मेरा यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर होगा, उसका डिफिनीशन ऊपर लिखा हुआ ना, जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है इस वेक्टर के अलॉन्ग, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मैग्नीट्यूड निकालिए, मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का निकालने का क्या रूल है, अब आप सीख चुके हैं। जो आई कैप है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3। उसी तरीके से 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3, और ये भी 1/3, तो क्या हो गया स्क्वायर रूट में 3/3, मतलब स्क्वायर रूट में 1, तो ये क्या हो गया 1। तो देखिए यूनिट वेक्टर आ गया। सो कोई भी वेक्टर दे, उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना हो, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो जो वेक्टर आता है उस वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हो गया। मतलब इस वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हुआ, इसका मैग्नीट्यूड जो है 1 यूनिट होगा। समझ में आ गया, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट यूनिट वेक्टर का, या टाइप की अगर मैं बात बोलूं तो सेकेंड टाइप हमने जो सीखा वो यूनिट वेक्टर। अब 2-3 इंपॉर्टेंट है, एक जो है थर्ड, क्या को इनिशियल ना, को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर्स। अब ये को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, सिंपल सा एक लाइन मैं ग्राफ से आपको बता देता हूं। ऐसे वेक्टर्स ना जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जैसे मान लीजिए अगर ये पॉइंट ए है, तो कई वेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर ऐसे ले लिया, ये देखिए, ठीक है ना। अब ये मेरा वेक्टर है ए बी, तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया, इसको मान लीजिए मेरा वेक्टर ए बार है। उसी तरीके से दूसरा एक वेक्टर, ये देखिए, ये ए सी मैंने वेक्टर ले लिया, ये वेक्टर मान लीजिए बी बार है, ठीक है ना। उसी तरीके से एक और ले लीजिए ए डी, ऐसे ना ए डी, तो ये मेरा मान लीजिए सी वेक्टर। तो ये तीनों वेक्टर ए बी सी जो है ना, ये क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स है। क्यों, क्योंकि इनका जो इनिशियल पॉइंट है, जैसे देखिए वेक्टर ए बार का इनिशियल पॉइंट क्या है ए, वेक्टर ए सी मतलब बी बार का इनिशियल पॉइंट क्या है वो भी ए, वेक्टर ए डी मतलब सी बार, इसका भी इनिशियल पॉइंट क्या है ए। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो ना, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स। तो इस ग्राफ से ये आपको समझ में आ गया। हाँ, तो यहां से एक चीज तो समझ में आया, को इनिशियल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है, डायरेक्शन भी अलग हो सकता है, इस ग्राफ से बिल्कुल क्लियर है। हाँ, एक चीज फिक्स होगा कि इन जो भी को इनिशियल वेक्टर्स होंगे ना, उनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा, ठीक है ना, एक ही होगा। तो चलिए अब ये ग्राफ से समझ में आ गया, तो को इनिशियल वेक्टर्स को कैसे लिख सकते हैं। तो डिफिनीशन जो होगा,
टू और मोर वेक्टर्स हैविंग, या ऐसे लिखता हुज इनिशियल पॉइंट ना, ये ज्यादा अच्छा होगा। टू और मोर वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट इज सेम, ठीक है ना, आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। सिंपल सा डिफिनीशन है, ठीक है। सो को इनिशियल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो फ्रेंड्स, ठीक है ना। सो इन ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। ग्राफ से भी मैंने आपको बताया। अब चलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे कई बार क्वेश्चंस भी बने हैं, मैं बार बार बोल रहा था, कोलिनियर, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है ना, कोलिनियर वेक्टर्स। अब जैसा नाम सजेस्ट करता है, कोलिनियर मतलब ऐसे वेक्टर्स, लाइन सेगमेंट हमने ऊपर सीखा था ना, तो ऐसे वेक्टर्स मान लीजिए, जैसे ये ध्यान दीजिए, ये मेरी एक लाइन दी हुई है, रेड कलर से मैं खींचता हूं यहाँ पे। अच्छा ठीक है, इसको मैं ऊपर कर दूं, चलिए यहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा। ये एक मेरी लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन मान लीजिए मेरी एल है। तो ऐसे वेक्टर्स जो कि इस लाइन के पैरेलल हो, मतलब एक ही, ये जो रेड वाली लाइन है ना, इसी लाइन के पैरेलल हो, जितने भी वेक्टर्स आपको लेना है ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 3 वेक्टर्स 4 वेक्टर्स ले लीजिए। तो है क्या, यहाँ पे एक ही कंडीशन है कि इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड कोई जरूरी नहीं कि सेम हो, जैसे आप देखिए ये तीनों का मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा होगा, अलग अलग है। डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकता है, जैसे इसका डायरेक्शन मैंने ले लिया, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है ना। अब ये लाइन है तो इसका डायरेक्शन भी दे सकते हैं, क्या फर्क पड़ता, बट ये लाइन एक है। तो ये जो वेक्टर है, व्हाइट वाला जो वेक्टर है, इसका मान लीजिए डायरेक्शन मैं अपोजिट ले लेता हूं, ऐसे। फिर जो ग्रीन वाला है, इसका डायरेक्शन मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया इधर, इसका भी मान लीजिए इधर। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, ये मेरी लाइन है ना, ये मेरी लाइन है, तो इस लाइन के पैरेलल है ये तीनों वेक्टर्स। लेकिन यहां पे ये कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो इन तीनों का, डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकता है, मैग्नीट्यूड्स भी अलग अलग हो सकते हैं। इस पॉइंट को रिमेंबर करिए। बस क्या एक चीज कंडीशन है कि गिवन लाइन के पैरेलल हो। अब समझ में आ गया, डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकता है, मैग्नीट्यूड्स भी क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं कोलिनियर वेक्टर्स का। क्लियर समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो होपफुली ये जो डिफिनीशन है वो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अब कोलिनियर वेक्टर्स को अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो चलिए मैं यहां पे डिफाइन करता हूं, 2 और मोर वेक्टर्स, 2 और मोर वेक्टर्स which are parallel to a same line, ठीक है ना। so which are 2 or more vectors which are parallel to the same line, irrespective, ये इंपॉर्टेंट है, irrespective of their magnitude and direction are called collinear vectors, collinear vectors। क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। सो ये है कोलिनियर वेक्टर्स का डेफिनेशन, ठीक। सो यहां पे क्या है, मैंने जो आपको ग्राफिकली बताया वही चीज यहां पे लिखा हूं, 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स जो कि एक ही लाइन के पैरेलल हों। हाँ, ये हो सकता है इनका डायरेक्शन अलग अलग हो जाए, इनका मैग्नीट्यूड्स भी अलग अलग हो जाए,
तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। अब यहाँ पे होता क्या है, जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। न्यूमेरिकल में कैसे लगाते हैं, देखिए जब दो वेक्टर्स कोलिनियर है, मान लीजिए वेक्टर ए बार और वेक्टर बी बार जो है ये कोलिनियर है, तो कंडीशन न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करते हैं, तो कोलिनियर होंगे तो अभी जस्ट मैंने देखा ना, पैरेलल होते हैं एक लाइन के, इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है, इस वाले का मैग्नीट्यूड जो है फॉर एग्जांपल 2 यूनिट हो, इसका मैग्नीट्यूड जो है फॉर एग्जांपल वो क्या हो जाए 1 यूनिट हो, ठीक है ना, और मे बी डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। तो इसका कंडीशन क्या होता है, देखिए वेक्टर ए बार दिस इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी बार। अब लेमडा को फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल में अगर इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो आप लेमडा को हाफ ले लेंगे, तो यहाँ पे हाफ से हाफ नहीं 2 ले लेंगे, सॉरी लेमडा को यहाँ पे 2 ले लीजिए आप 2, तो इसका मैग्नीट्यूड 2 और लेमडा को जैसे ही 2 असाइन किया आपने, तो ये भी राइट हैंड साइड लेमडा टाइम्स बी बार भी क्या हो जाएगा 2 यूनिट्स का इक्वल हो गए। डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो लेमडा को माइनस साइन दे दीजिए, तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा आगे हम बताएंगे निगेटिव वेक्टर के, तो इसका मतलब माइनस लगा दिया आपने, तो मतलब ये हुआ कि ए और बी वेक्टर जो है ना इनका डायरेक्शन क्या है वो अपोजिट है। समझ में आ गया। तो ये कंडीशन है कोलिनियर, जब भी बोले दो वेक्टर्स को कोलिनियर होने का, बस ये कंडीशन है, एक वेक्टर जो है दूसरे का लेमडा टाइम्स होता है, ऐसा एज्यूम करके आप न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो कोलिनियर वेक्टर्स भी हमने यहां पे कवर किया। अब नेक्स्ट जो है इक्वल वेक्टर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इक्वल वेक्टर्स अब इसको मैं कैसे बोलूं, सिंपल सी बात है, दो वेक्टर्स ठीक है ना, जिनका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड्स भी सेम हो। तो देखिए जैसे ये दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर मैंने ले लिया ए बार और दूसरा नीचे वाला वेक्टर मान लीजिए बी बार, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। तो लिखूंगा नहीं, बस कॉन्सेप्चुअली बता दिया। ऐसा वेक्टर्स, ऐसे दो वेक्टर्स जिनको मैं बोलूंगा इक्वल, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। सो मैं दो वेक्टर्स को ही लेके बता रहा हूं, तो डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड सेम, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो इसको मैं बस ग्राफ से ही बता के छोड़ देता हूं, बहुत इजी है। डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ये दोनों सेम होंगे, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, प्लीज बोलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे देखिए अब करेंगे किसी वेक्टर का निगेटिव क्या होता है। तो इक्वल वेक्टर्स तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम होगा। हाँ, यहां पे ये जरूरी नहीं होता है कि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो, नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनिशियल पॉइंट। देखिए इसका इनिशियल पॉइंट में भी अगर ये वेक्टर का नाम दो ए बी, तो इनिशियल पॉइंट ए है, अगर इसका नाम दे दो सी डी, तो इसका इनिशियल पॉइंट सी है, इसका क्या है ए, इसका इनिशियल पॉइंट सी। तो इनिशियल पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, ये भी चीज याद रखिए, अदरवाइज ये क्या हो जाएंगे, कोई इनिशियल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो कोई इनिशियल होंगे तब भी चलेगा, लेकिन उस केस में फिर क्या करेंगे, वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगे। तो इक्वल वेक्टर्स में सिंपल सा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। हाँ, इनिशियल पॉइंट जो होते हैं ना वो अलग अलग हो सकते हैं। अब चलिए जो नेक्स्ट है, ये कौन सा पॉइंट रहा होगा, 4 लिख दिया, तो ये मेरा 5th पॉइंट है, या टाइप की बात बोले। और छठा आखिरी जो डिस्कस करेंगे, निगेटिव ना, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अब ध्यान दीजिए ये क्या होता है, दो वेक्टर्स जो कि मैग्नीट्यूड में सेम है, फिर से दो ऐसे वेक्टर्स जो कि मैग्नीट्यूड में सेम है। ध्यान दीजिए, अगर ये वेक्टर मैं ए बी लेता हूं, ठीक है ना, ये मैग्नीट्यूड में सेम है, ठीक, तो अच्छा ऐसे मैं बोलूं, सिंपल सी बात है, एक वेक्टर मान लीजिए मैंने ए बी लिया, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, बी ए होगा। ठीक है ना, तो मतलब क्या हुआ कि ऐसे वेक्टर, एक वेक्टर मैंने लिया ए बी ना, ये ए बी मैंने एक वेक्टर लिया, ठीक है ना, दूसरा वेक्टर बी ए, इसको मैं बोलूंगा इसका निगेटिव वेक्टर है। तो इसमें कंडीशन क्या होती है, रिलेशन क्या होता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, निगेटिव वेक्टर्स
का भी और जो वेक्टर ओरिजिनल है ना, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे समझे, तो ए बी मैंने लिया तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, बी ए। मतलब क्या हुआ कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है ना, इसका नेगेटिव वेक्टर जो आता है ना, उसका वो टर्मिनल पॉइंट हो जाता है। जैसे देखिए ए बी, ये मेरा ओरिजिनल वेक्टर, इसका इनिशियल पॉइंट ए, टर्मिनल पॉइंट बी, इसका नेगेटिव वेक्टर क्या है, बी ए। तो ओरिजिनल का जो टर्मिनल है इसका इनिशियल हो जाता है, और ओरिजिनल का जो इनिशियल है वो इसका टर्मिनल हो जाता है। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, निगेटिव वेक्टर गिवन वेक्टर का। समझ में आ गया। तो अगर ये मान लीजिए ए बी ओरिजिनल वेक्टर है मेरा, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, बी ए वेक्टर। और लिखते कैसे हैं इसको, बी ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए बी वेक्टर। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस ये कंडीशन याद रखिए। और ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और डायरेक्शन चेंज होने का मतलब वही मैं बताया। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो चलिए, ये भी बहुत आसान कॉन्सेप्ट था। तो इसमें हमने जो टाइप्स में देखा, जीरो वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाते हैं। ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, जीरो वेक्टर का। इसकी कोई डेफिनिट डायरेक्शन नहीं होती। डेफिनिट डायरेक्शन नहीं होती मतलब आप बोल सकते हैं इसको कोई भी मैं डायरेक्शन असाइन कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाते हैं। यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो जाए, ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। किसी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, हमने एक न्यूमेरिकल भी सीखा। को इनिशियल बिल्कुल आराम से हमने समझा, को लीनियर भी बहुत डिटेल में जाके हमने सीखा, इक्वल वेक्टर आसान, निगेटिव वेक्टर्स आसान। तो अब फ्रेंड्स आप एक्सरसाइज 10.1 के लिए रेडी हैं, जो कि इतने पे ही, मतलब वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, फिर वेक्टर से रिलेटेड या उनके टाइप से रिलेटेड एक्सरसाइज है। 4 या 5 क्वेश्चंस है। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि पहले आप ये जो थ्योरी पोर्शन आपने क्लियर किया, अगर क्लियर हो गया है तो अपने से आप जाएंगे एक्सरसाइज 10.1 ट्राई करेंगे। बहुत कम क्वेश्चन है, 4 या 5 क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, नहीं होता है तभी आप नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे और वहां से आप उन क्वेश्चंस का सलूशन देखेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर एफर्ट आपके पास पहुंच पाया है क्लियरली, तो कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आप बार बार विजिट करते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी आप प्लीज सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।